But the government of Mr. Nawaz Sharif chose to ignore all these and tried to politicize the army. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। 12 अक्टूबर को 18 साल गुजर गए। क्या मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। 12 अक्टूबर को 18 साल गुजर गए। क्या आइन शिकनी का रास्ता बदल गया? If you see the response of the army, it was spontaneous. I didn't even have to tell them. जनरल परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी डील थी या ढील? जमहूरियत आमरीत से इंतकाम क्यों न ले सकी? 12 अक्टूबर से बतौर कौम सबने क्या सीखा? पूछेंगे वजीर मुमलिकत खैट तारिक फजल चौधरी से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से और सीनियर माहिर कानून अहमद रजा खसूरी से। And a very warm welcome to the show. 18 साल कबल आज ही के रोज पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया गया। 12 अक्टूबर 1999 को मुसल्लत किए जाने वाली आमरीत ने 9 साल तक मुल्क को अपनी लपेट में लिए रखा। जनरल परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार पर कब्जे का जवाब हालात का जबर करार देते थे, मगर ये भी हकीकत है कि कारगिल जंग के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान तलखियाँ इस कदर बढ़ चुकी थी कि सबको ही खदशा था कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नज़दीक वो पहले से तैयार एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके वो शिकार हुए थे। लेट्स वॉच इट। मेरा कोई नामुनासिब फैसला नहीं था और ना ही प्लेन का कोई ऐसा वाकया हुआ है। इसका फैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी ये बात खुल के बता दी अपने फैसले के जरिए से। तो मुशर्रफ साहब को तो जाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का और उन्होंने टेक ओवर किया। और मेरा ये ख्याल है कि पहले से तयशुदा प्रोग्राम था उनके दरमियान और जनरल महमूद, जनरल अजीज के कभी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर मुझे हटाया जाए तो आपने ये काम करना है। दीज वर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर मुशर्रफ। तो ये तो पहले से सब कुछ तैयार था। पहले से सब कुछ तैयार था। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की बरतरफी का इख्तियार हासिल है, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ इसे मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी बरतरफी को गैर आइनी करार देते हैं। ये भी हकीकत है कि जो लोग इस तमाम मामलात को अंदरूनी तौर पर जानते हैं वो कहते हैं कि तैयारा साजिश के मामले में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मंजर आम पर नहीं आ सकी। लेट्स वॉच कि जनरल मुशर्रफ क्या कहते हैं। नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। छेड़ा नो कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही कुछ हिसाब किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना या उसका प्राइम मिनिस्टर का हक है। पहले प्रेसिडेंट का होता था, प्राइम मिनिस्टर का हक है और उसका 3 साल का टेन्योर है जी। 3 साल के टेन्योर को डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कारगिल की जंग ने सिविल हुकूमत और फौज को आमने सामने ला खड़ा किया था। मुंतखब वज़ीर आज़म इल्जाम लगाते थे कि आर्मी चीफ ने उन्हें अंधेरे में रखकर कारगिल की जंग छेड़ी थी और मिलिट्री को खतरे में डाल दिया था, मगर ये भी सच है कि इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो परवेज मुशर्रफ देते थे। आज तक ये बात हमें पता नहीं चल सकी कि इस मामले में हकीकत क्या थी, मगर हमने ये ज़रूर देखा कि अपेरेंटली अगर लगे भी कि हालात ठीक हैं तो 12 अक्टूबर वाली टेंशन आज के मामलात पर भी हमें नजर आई। चाहे आप जीटी रोड का नैरेटिव देख लें, एक दफ़ा फिर दिखाएंगे कि नवाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या कहते रहे। बनाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले चूंकि मैं इस मामले को सुलझा चुका था, प्रेसिडेंट क्लिंटन बीच में आया था और सीज फायर हो गया था, तो मैंने लाज रखी अपने फौज की और मैंने सोचा कि इस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अपने कंधों पे सब कुछ ले लिया, लेकिन प्रोटेक्ट किया
अपने फौज पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस चीज में जरा गौर से झांक कर देखें तो ये भी बहुत एक सैक्रिफाइस थी एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अपने इंस्टीट्यूशंस पे कोई आंच नहीं आने देता। 12 अक्टूबर को हुआ क्या था, कौन जिम्मेदार था, क्या जिम्मेदारान को सजा मिली? और अगरचे वही नवाज शरीफ वापस आए पाकिस्तान में, एक बार फिर वज़ीर आज़म बने, क्या उन्होंने माजी से सबक सीखा? आज दोबारा GT रोड का जो नैरेटिव है, क्या नवाज शरीफ साहब इसी हवाले से बात कर रहे हैं? आज जब हुकूमती एहलकारान बार बार दोबारा इदारों के ऊपर महाज आराई करते हुए नजर आते हैं तो क्या हालात फिर हमें वैसे ही नजर आ रहे हैं? 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। 12 अक्टूबर 1999 को शाम 6 बजे के करीब अचानक सरकारी टीवी पर खबर नशर हुई कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर ISI चीफ जनरल जियाउद्दीन भट्ट को मुल्क का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और PIA की परवाज 805 से वतन वापस आ रहे थे। उनके तैयारे को कराची एयरपोर्ट उतरने नहीं दिया गया। फौज हरकत में आई। 111 ब्रिगेड ने वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया। PTV, रेडियो और तमाम हवाई अड्डों का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया। कराची एयरपोर्ट पर भी फौज ने कंट्रोल टावर पर कब्जा कर लिया और जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे के पायलट को हर कीमत पर कराची एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग का हुक्म दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ कराची पहुंचे और रात गए उन्होंने कौम से खिताब में मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ की बरतरफी और आइन की मअतली का ऐलान किया। My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी गईं। मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर तैयारा हाईजैकिंग का मुकदमा कायम किया गया। उनके अहले खाना को घर में नजरबंद कर दिया गया। He says that he's not vindictive. What is this? This is all his personal vendetta against Nawaz Sharif. Nothing else. Otherwise, okay, if he has imprisoned Nawaz Sharif for no reason, why are all the other family members they are being why are they suffering? मुल्क भर में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां और उन पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। 12 मई 2000 को सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने मुंतखब वजीर आजम की बरतरफी और जनरल परवेज मुशर्रफ के इख्तिदार पर कब्जे को जायज करार दिया। जनवरी 2001 में नवाज शरीफ एक मुआहदे के तहत जिला वतन कर दिए गए। नहीं, रात के अंधेरे में हम फरार होके नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जहां हम जा रहे हैं वहां अल्लाह ने हमें बुलाया है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पहले ही जिला वतन थी। अब जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए रास्ता साफ था। यूं 9 साल तक जमहूरियत पर आमरीत के साए छाए रहे। I'll start with you, Dr. तारिक फजल चौधरी। 12 अक्टूबर 18 साल हैं 1999 में और आज तक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, थोड़े से बदले हैं या वैसे ही हैं? जी के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। जो नैरेटिव उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने दिया था जब उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और ख़ुद उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, और जबकि उनकी बरतरफी का ऑर्डर जारी हो चुका था और जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो उस वक्त वो रिटायर्ड जनरल थे। लेकिन जितना वक्त इस वक्त तक गुजर चुका है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अब इस तरह के किसी भी जमहूरी निज़ाम के ऊपर शब खून मारना इतना आसान नहीं रह गया। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। बड़ा आप लोगों ने लोगों को अवेयरनेस दी है। आपका अपना जमहूरी इदारों के साथ खड़ा रहना, अमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, मेरा ख्याल है मीडिया ने भी इसमें बहुत एक बड़ा कवी किरदार अदा किया है। और उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से ये बात कहूँगा कि जब भी बात इदारे की होती है, जमहूरियत की होती है, तो उसमें ना कोई अपोजिशन है ना कोई गवर्नमेंट है। आज की गवर्नमेंट कल की अपोजिशन हो सकती है, आज की अपोजिशन कल की गवर्नमेंट हो सकती है। और ये मैं आज की नहीं, मैं आइंदा आने वाले दिनों की सब की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से जब तक ये दुनिया कायम है, पाकिस्तान ने कायम रहना है। तो मैं उन सबको ये गुजारिश करूँगा कि आज के दिन के हवाले से इस बात के अज़म का इज़हार ज़रूर होना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कोई वार करेगा या करने की कोशिश करेगा
तो जमहूरी कुव्वतों को साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे उस वक्त गवर्नमेंट में कोई भी हो। और खड़ी होंगे सर, सारी जमहूरी हुकूमतें खड़ी होंगी, इसमें आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। मीडिया हो गया, दीगर इदारे हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो गई, लेकिन आपने कहा मीडिया बदल गया, पाकिस्तान बदल गया, बहुत लोग बदल गए, नई पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। क्या नवाज शरीफ साहब बदले हैं? क्योंकि वो तो आज भी साजिश की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल है मुख्तलिफ बात है, जो हालात उस वक्त थे आज के हालात उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। आज उनके ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला आया कि उनके ऊपर इल्ज़ामात और पूरा मुकदमा किसी और बात का था और उसके बाद उन्हें घर किसी और बात पे भेजा गया। उसमें हमारी रिजर्वेशंस मौजूद हैं और आपने देखा कि पूरी कौम से जब ये सवाल मियां नवाज शरीफ पूछते हैं तो लोग भी ये कहते हैं कि हम इस फ़ैसले को उस तरह तस्लीम नहीं करते और उसके लिए हमने अपने पास कानूनी इख्तियार हासिल था, हमने वो इख्तियार किया है, हमने कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया। उस फैसले के ख़िलाफ़ हम रिव्यू में गए हैं और उसके बाद जो रेफरेंसेस हमारे ख़िलाफ़ नैब में बनाए गए हम उनको फेस कर रहे हैं। तो लिहाजा अदालतों का एहतराम आज भी मौजूद है, कानून और आइन का एहतराम आज भी मौजूद है। हमारी जमात, हमारी लीडरशिप इसको न सिर्फ अपने बयानिए में या अपने नैरेटिव में बयान करती है, बल्कि हमने अपने अमल से ये साबित किया है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। बेशक हमें कितने ही तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना हो किसी फ़ैसले के हवाले से, और फ़ैसले पे जब आप बात करते हैं तो आप उस इदारे से टकरा नहीं रहे होते। ये आज मैं रात के आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कर दूं कि हमारे ऊपर आज ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जो इदारों से टकराव कर रहे हैं। भाई देखें, एक सिंपल सी इसकी मिसाल है, एक आम फहम सी मिसाल है कि मेरे ख़िलाफ़ अगर हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला होता है और मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को नल एंड वॉइड करके उस फैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला करके मेरे हक़ में फ़ैसला कर देती है। ना तो हाई कोर्ट का वो जज घर जाता है, ना उसे कोई सज़ा होती है। ये एक आइनी और कानूनी तरीका है। जज भी इंसान है। लोअर कोर्ट गलत फ़ैसले या वो फ़ैसले जिन पे आपको एतराज़ हो सकता है, अपर कोर्ट्स आपके हक़ में फ़ैसले कर सकती हैं। तो लिहाजा इन फ़ैसलों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इन इदारों की तकरीम, इन इदारों का जो ये कहें कि सेंटिटी है वो बिल्कुल मौजूद है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम अपने मुकदमात में पेश हो रहे हैं। तो नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज पाकिस्तान की आवाम जमहूरियत के साथ खड़ी है और इस निज़ाम के साथ खड़ी है, और चाहे इसमें मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट में कोई भी हो, इस निज़ाम की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिल के इसकी मजबूती की और उसके बका की मैसेज तो डायरेक्ट फवाद चौधरी साहब से कर लेते हैं, क्योंकि जमहूरियत की तसलसल के लिए गवर्नमेंट में कोई भी हो फवाद चौधरी साहब, तो ना कोशिश करें किसी और कुव्वत के साथ जाने की, रहें जमहूरियत के साथ ही, ये बात करें डॉक्टर साहब। लेकिन क्या हालात बदल चुके हैं 12 अक्टूबर 1999 में और आज के दिन में, क्या फ़र्क है? पहली बात तो यह है कि तारक फजल चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होगी और पाकिस्तान में एक वाइडर कंसेंसस है। पाकिस्तान में मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, जुडिशरी का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का ये कंसेंसस है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ही वो रास्ता है जिसके साथ तब्दीली आनी चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है पहले के मुकाबले में। मामला पहले ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो खैर साबित किया है कि वो किसी के साथ चल नहीं सकते। ये सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला नहीं है। इससे पहले आपने देखा जहांगीर करामत साहब, उससे पहले जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब, और उसके भी आप पहले इनके ताल्लुकात 88 में जिन्होंने फौरी तौर पे बनाया था, उनसे भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। पर जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने ना तो इंतज़ामी सलाहियतें अपनी शो की, ना उनकी सियासी तौर के ऊपर उन्होंने अपनी बलूगत का इजहार किया, जिसकी वजह से मसाइल आए। लेकिन पाकिस्तान में अब जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये आई है कि जो कैपेसिटी है ट्राइका में वो तब्दील हो गई है। और पहले होता यह था 90s की दहाई में कि ट्राइका था प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, आर्मी चीफ का, दोनों में से एक की लड़ाई हो जाती थी, वो प्रेसिडेंट असम्बली तोड़ देता था और आप नए इंतखाबात में चले जाते थे। 58(2)B ख़त्म हो गई, प्रेसिडेंट का रोल ख़त्म हो गया, उसके बाद चीफ जस्टिस का रोल शुरू हो गया। अब अगर आप देखें तो जो एवोल्यूशन आई है पाकिस्तान में इदारों में, वो ये आई है कि चीफ जस्टिस भी अपने फैसले अकेले नहीं करते, एक इंस्टीट्यूशनल फैसला वो करते हैं और तमाम अहम जो बातें होती हैं उसमें चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। इसी तरह से अगर आप जनरल राहील शरीफ साहब और आप जनरल कमर बाजवा साहब के बाद देखें
जनरल कियानी साहब बाकी फौज में अपने जो बाकी लोग थे उनसे बहुत सीनियर थे। ये लोग जो हैं जनरल राहील शरीफ भी और जनरल कमर बाजवा भी, ये जब भी बात करते हैं आपको नज़र आएगा कि इसमें इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग होती है और वो जब भी बात करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, इसके साथ अब मीडिया को आप देखने, पहले ही होता था कि आपने 2 गेट फलांगने होते थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का और प्रेसिडेंट हाउस का। अब तकरीबन 100-150 गेट है जो फलांगना पड़ेगा। ट्वीट करनी है नहीं, आप 100-150 गेट फलांगना पड़ेगा, ट्वीट करनी पड़ेगी और वो भी वापस लेनी पड़ेगी वो भी वापस भी होनी पड़ती है कई दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है कि हम बहैसियत एक जमहूरी मुल्क आगे गए हैं और जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो आप देखें इसकी मिसाल ही नहीं मिलती कि किसी और मुस्लिम मुल्क में या किसी और जमहूरी मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड की जमहूरियत है वहाँ पर पुरअमन ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, एक तिनका ना टूटे और वज़ीर आज़म जो है जो एक बहुत ताकतवर सियासी लीडर भी हो उसको सुप्रीम कोर्ट घर भेजे और वो घर जाए। सो ये एक बड़ी पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आई है और इसको अप्रिशिएट बहरहाल करना चाहिए। राइट एंड कसोई साहब, क्योंकि 1 मिनट में वक्फे पे जा रहे हैं तो आई गो फॉर अ ब्रेक एंड आई विल कम बैक टू यू। हालात किस हद तक बदले हैं इस पर चलेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टाइम फॉर इट। And welcome back. एक कहावत है, the more things change, the more they remain the same. 12 अक्टूबर 1999 से लेकर आज तक बहुत सारे मामलात बदल गए, मगर फिर भी मार्शल लॉ से डर क्यों लगता है अभी भी? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने मियां नवाज शरीफ को कोई साल पहले एक नाम दिया था and I think it turned out to be true. I said कि he is a compulsive suicider. Politically, he is a compulsive suicider. He फितरती खुदकश बम्बार है। 3 दफ़ा ये खुदकशी पोलिटिकली कर चुका हुआ है। देखिए, बात यह है कि एट दैट लेवल या तो आप खुद अफलातून हो या कम से कम आपकी जो मशावरत है वो अफलातून हो, और अगर दोनों ना हो तो फिर देन यू आर नवाज शरीफ। तो सबसे बड़ी बात यहाँ जो इनके आती है प्रॉब्लम, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रस्तू 2,500 साल पहले क्या किया है कि जो हाकम है उसका अपना कारोबार नहीं होना चाहिए, या वो अपना कारोबार मुमलिकत चलाएगा या वो अपना कारोबार चलाएगा या कारोबार मुमलिकत चलाएगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चलते। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को रमूज़े सल्तनत से टोटली नावाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में जो पावर है, देयर इज अ ट्राइकोटमी ऑफ पावर। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो हाकमियत है, सॉवरेनिटी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अदलिया, मुकन्नना एंड इंतज़ामिया। एंड हियर इज द मैन जो कि पर्सनलाइज पावर चाहता है। तो ये बात हम मान लेते, अगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हटाया गया होता हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये स्ट्रगल रही है मुसलसल, जिसमें अभी फवाद चौधरी साहब ने इशारा भी किया कि उसमें हमें अब नजर आ रहा है कि दूसरे इदारे आकर उस गैप को जो शायद होता था फिल करने की कोशिश करें। लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का तो मामला नहीं है, ये पावर स्ट्रगल तो है। और आज भी जीटी रोड नैरेटिव में बड़ी अहम बात जो वो कहते हैं, जिसमें आपका ताल्लुक है क्योंकि आप लॉयर रह चुके हैं परवेज मुशर्रफ साहब के, वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ सब तो बाहर बैठे हुए हैं, मैं इधर आया, मैंने सब चीज़ों का सामना किया, ये एक नैरेटिव तो है। देखिए, बात यह है कि ये जो सारा क्राइसिस हुआ कि ही अपॉइंटेड जनरल ज़िया को अपग्रेड किया और टेलीविजन पर उसके बैजेस लगवाए गए। सुना है कि किसी दुकान से बैजेस मंगवाए गए, वो लगाए गए। यू नेवर डू दैट। अब चीज़ ये है कि हैड ही बीन एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, ही वुड हैव वेटेड। वो आते 2-3 दिन के बाद he would have called him, he would have given him his peace of mind कि जनरल, I am very grateful, you have done a very good job, you have trained the Pakistan Army and you have done wonderful things. But unfortunately we are not on the same page. Now this is a diplomatic way of telling somebody that you vacate. We are not on the same page. So
he was the prime minister, he could have done it very gracefully, very tactfully. So आपके लिए मौका खुद दे दिया। अब चीज ये है कि आपने मौका दिया, वो जहाज में है, जैसे फवाद चौधरी कह रहा है कि इससे पहले उसने अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्लियर कर दिया, सज्जाद अली शाह को, उसने फारूक लगारी को क्लियर कर दिया, उसने जहांगीर करामत को क्लियर कर दिया, उसने नेवल चीफ को क्लियर कर दिया। अब दिस इज बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड में जब वो जहाज को उतरने नहीं दे रहा तो वो तो ही वॉज इन द एयर। अब चीज ये है कि यहाँ 10 कोर कमांडर था जनरल महमूद, जिसने कि यहाँ उसी अंडर हिम वाज 111 ब्रिगेड, जिसने यहाँ से कंट्रोल किया अपना। जब जनरल भट्ट मूव टू GHQ तो अजीज खान वाज द CGS, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, he did not allow to enter into the GHQ। और जनरल उस्मानी जो है he facilitated his landing at the Karachi, क्योंकि यही खाकान अब्बासी he was the chairman PIA, इसने तमाम व्हीकल जो थे वो रनवे के ऊपर खड़े हुए थे। अब चीज़ ये है कि एक कैरियर which is carrying over 200 people, अपना the prime minister is so naive कि वो तमाम उन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहा है। एंड ही इज आस्किंग कि तुम यू लैंड इन इंडिया, यानी पाकिस्तान का सिपह सलार जो है वो इंडिया में लैंड करे। राइट सर, ये मामला आज तक हल क्यों नहीं हो सका 12 अक्टूबर में, कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है डॉक्टर साहब? और सवाल फिर आपकी हुकूमत से भी बनता है कि आप शिकायत तो करते हैं कि परवेज मुशर्रफ बाहर मौजूद है, लेकिन आपकी हुकूमत तो है, आप चाहते तो इसको लेके जा सकते थे मामले को आगे, या नहीं लेके जा सकते थे? देखिए फरिया, गुजारिश है कि 2 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं बड़ी जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आप किसी पार्टी लाइन से आगे जाके ये बात कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अहमद रज़ा कसूरी साहब बहुत काबिल एहतराम है, मैं ज़ाती तौर पर मेरे मेहरबान है, उनका बहुत कदर है, लेकिन जो ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जहाज़ में था और गाड़ियाँ खड़ी हो गई और एयरलाइनर और नेशनल एयर कैरियर और फलाना, देखिए ये सब ज़िमनी बातें, ये बातें इससे बहुत पहले तय हो चुकी थी। और ये पाकिस्तान के प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों को भी बात पता है कि किताब इन द लाइन ऑफ फायर में भी दिया है, अगर आपने पढ़ी हो तो किसी उसमें भी यही है डॉक्टर साहब, हुई कि आर्मी चीफ को तब्दील किया गया तो उन्होंने टेक ओवर करना था, ये बात बिल्कुल तय थी। वरना ऐसा नहीं होता कि वो जहाज़ में ही होते और नीचे जो है वो कू हो गया और फौज ने सारा टेक ओवर कर लिया। It had been decided, ये बात लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जाती थी लैंड होने की। हमने अभी आपको एटीसी की कन्वर्सेशन में दिखाई है, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था लैंड होने के लिए, और लोग अभी भी उनके हक में बात कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल बरादरी है, इसकी बदकिस्मती ये है कि यहाँ से जब भी पाकिस्तान में कोई आमिर आया, उसने आइन को तोड़ा, उसने जमहूरी इदारों को तोड़ा, मजाक बनाया उसने पार्लियामेंट का, तो हम लोगों के बीच में ही उसे लोग मिल गए जो उनका मुकदमा उठा के और लेके सड़क सड़क गली गली और स्क्रीन्स पे और टीवी पे और इंटरव्यूज़ में जी उनके वो बन गए, स्पोक्समैन बन गए और उनके तरफदार बन गए। हमारे इदारे के अंदर, जमहूरी इदारों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये बदकिस्मती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं कोई ज़ाती डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि हमारी कमज़ोरी क्या है। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर हम इस इदारे की इज़्ज़त, इसकी तकरीम, इस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कि मुझे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे हुकूमत मिल जाए, चाहे पार्लियामेंट की ऐसी की तैसी हो जाए, एक जमात कहती है मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ चाहे जो मर्जी हो जाए, और फिर हम उनके वो बन जाते हैं, स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, हम उनके तरफदार बन जाते हैं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, आप वाकई सीधे और मर्सी अपनी गलती मान रहे हैं। आई सैल्यूट यू कि पार्लियामेंट एक इदारा है। अहमद रज़ा कसूरी साहब बिल्कुल सही कहा, अदलिया, मुकन्नना, इंतज़ामिया, मीडिया, फौज, ये सारे अपनी अपनी जगह पे इदारे हैं। ये अपनी अपनी, ये 3 तो आपके पिलर हैं स्टेट के, अदलिया, मुकन्नना और पार्लियामेंट। हर एक अपना अपना एक काम है। जो अपने काम से बाहर निकलेगा वो आइन को तोड़ के निकलेगा, वो आइन के अंदर जो हुदूद है उससे बाहर निकलेगा, तो इसे कंडेम करना चाहिए, मीडिया भी करता है। ये देखा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये मैं आपकी आज दूसरी दफा आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आपको पता है आपके प्रोग्राम में अक्सर मेरी आपसे लड़ाई होती है। मीडिया हमारे जमहूरी इदारों के अंदर मौजूद लोगों से ज्यादा आमरीत को, उन जर्नलों को जिन्होंने पाकिस्तान पर शब खून मारा, उनका कंडेम करता है मीडिया, जिसका सबसे ज्यादा हमारा राइट है कि पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज को, जमहूरियत में मौजूद इदारों को, इन्हें कंडेम करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर उनके वकील मौजूद हैं,
उनके स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं जो दलीलें दे के ये साबित करते हैं कि नहीं ठीक, जनरल ज़िया-उल-हक ने भी ठीक किया। मुझे बहुत खुशी है कि आप खुलकर ये बात करें। अनफॉर्चुनेटली आपको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। आई कम टू यू फवाद चौधरी साहब, बहुत अहम बात है कि डॉक्टर फजल चौधरी ने अपनी पार्टी से बल्कि किसी भी पॉलिटिकल स्टांस से उठकर बिल्कुल एक उससे अबव होकर बात की है। अब यहीं पर इल्ज़ाम आपकी जमात पे लगता है और अभी रिसेंटली दोबारा साद रफीक साहब ने भी लगाया है कि मुशर्रफ साहब को हमने इसलिए जाने दिया क्योंकि फिर और धरने होना शुरू हो जाते थे। उस धरने के हवाले से बार बार ये कहा जाता है कि वो हुआ ही इसलिए था कि मुशर्रफ साहब को बाहर जाने दिया जाए। ये तो एक इल्ज़ाम है और उसके ऊपर कोई अभी तक उसका सबूत नहीं आया है, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि असगर खान के केस में ये बात साबित शुदा है कि ISI ने PMLN को फ़ंड किया था। ये बात साबित शुदा है कि उसामा बिन लादेन ने जो है यहाँ पे कई ताकतवर जनरलों के कहने के ऊपर या उस वक़्त के हमीद गुल साहब और बाकी लोगों के कहने के ऊपर नवाज शरीफ को फ़ंड किया था। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर PMLN की बात तो साबित शुदा है। बाकी जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, जब भी हम धरना करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर PTI जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात होती तो उन्हें 4-4 साल सड़कों पे ना गुजारना पड़ता। वो अब तक इक़्तिदार में आ चुके होते और वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान भी होते। जिस तरीके से 2013 के इलेक्शन को किसने मैनिपुलेट किया ये भी सबके सामने है। उसके बाद इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को किस तरह मिला वो भी सबके सामने है। मेमो गेट में कौन गया वो भी सबके सामने है। सो ये तो ऐसी कहने की बातें हैं, फैशन के तौर के ऊपर आप कह दें। अब भी अदालत के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, कोई सबूत नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते हैं, कहते हैं पिंडी में बताऊंगा, पिंडी में कहते हैं जेलम में बताऊंगा, जेलम में कहते हैं गुजरांवाला में बताऊंगा, गुजरांवाला में लाहौर, और अब तक हम वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। जब इनका मूड बनेगा, जब बताएंगे तब पता चलेगा कि आगे कैसे बढ़ते हैं। राइट चौधरी साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जाने, विल बी राइट बैक, कीप वाचिंग ट्रांसफर। वेलकम बैक डॉक्टर चौधरी, इफ़ यू कैन हेयर मी। एक बहुत मामला जो 12 अक्टूबर के बाद हुआ वो मिसाक जमहूरियत हुआ। उस मिसाक जमहूरियत में ये वादा किया गया था कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे अकाउंटेबिलिटी का जिसके जो सबको काबिल कबूल हो और दोबारा कोई शब खून ना मार सके। ये क्यों नहीं कर सके? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मिसाक जमहूरियत की बुनियाद ये थी कि जैसा कि मैंने ये कहा कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत पे शब खून मारा गया तो सियासी जमातों के अंदर से ही उनको उनके मददगार, उनके हलीफ और उनके स्पोक्स पर्सन और उनके वकील उनको मिल गए। पता नहीं मेरी लाइन कट गई थी, शायद मेरी इससे पहले मैंने बात की, मेरा ये वर्जन आप तक पहुँचा ही नहीं। आपकी बात सारी है जी। अब बात ये थी मिसाक जमहूरियत इसलिए किया गया था कि हमने माजी में जो गलतियाँ की, ये एक बहुत बड़ी बात है कि सियासी जो लीडरशिप है उसने इस बात को तस्लीम किया कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और आइंदा माजी में, आइंदा मुस्तकबिल में उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। ये भी मैं समझता हूँ कि मैग्नेनिमिटी है कि आपसे अगर कोई माजी में गलतियाँ हुई हों तस्लीम करें कि इस इदारे की मजबूती के लिए हमें जो इक़दाम करने चाहिए थे हमसे नहीं हुए और हमसे गलतियाँ हुई हैं, और उसको तस्लीम करके मिसाक जमहूरियत मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान दस्तखत हुए। अब जो आपने कहा जी कि बहुत सारी बातें उसमें मैं कहूँगा कि हमारी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन पर अमल दरामद किया। इस वक्त मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता कि उस पार्टी की तरफ से क्या हुआ, हमारी तरफ से क्या हुआ, लेकिन मनोवन जो लेटर एंड स्पिरिट में अगर उस मिसाक जमहूरियत पे अमल दरामद होता शायद बहुत सारी मुश्किलात से हमारा मुल्क और हमारा सिस्टम मज़ीद बच जाता। जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की कि ऐसा एक लॉ लाया जाएगा, मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हम इसमें नाकाम रहे हैं। एक ब्रॉड बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम लाया जाना चाहिए था जिसमें आप पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर और किसी भी ज़ाती अनाद, पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर आप किसी को भी आप टारगेट ना कर सकें, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना कर सकें। अबव बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुशावरत से ऐसा बनना चाहिए था, अभी तक ये नहीं बन सका। मैं समझता हूँ कि ये हमारे अंदर ये कमज़ोरी रही है, ये खामी रही है, ये हमें बनाना चाहिए था। आज भी वक्त नहीं गया। मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कहता हूँ कि आज भी जो वक्त आपके पास बचा है, कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें। लेकिन मसला ये है कि हमारे दरमियान एक ऐसी चीज़ आ जाती है सियासी जमातों में कि वो देखते हैं कि फ़लाँ जमात, फ़लाँ लीडर अगर ज़ेर अताब है, चाहे किसी गलत कानून की वजह से भी है, इसको दबाई रखो और कोई ऐसा कानून ना बनाओ
कि जिससे मुस्तकबिल में इसमें बेहतरी लाई जा सके। हमारे पास वक्त है, हम इसको अबव बोर्ड इस तरह की अमेंडमेंट लेके आए जिसमें सबकी बेहतरी हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बरतरफी के बाद भी पार्टी लीडर बना जा सकता है, बट सर लेट मी गो। देखिए ये जो कानून है, मैं इस पे एक जुमला मैं इसको कहना जरूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ये तारक फजल चौधरी साहब ने बातें की हैं, ये कानून बना फील्ड मार्शल अयूब खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने, जनरल मुशर्रफ ने। इन लोगों को सियासी जमातों से और पार्लियामेंट से कितनी दिलचस्पी थी, लिहाजा इसी से आप अंदाजा लगा लें। मैं मान लेती है बात, अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब के तमाम लोग भी अपनी सफों से निकाल देते ना सर, वो तो निकाले नहीं, ठीक अक्सर निकाले, कौन सा रह गया? वो जो लोग आपके साथ बैठे हैं उनको भी हटाएंगे, जो अभी तो मिनिस्ट्री भी दे दी है कुछ को, उनको भी निकालेंगे सबको। प्रिया ये तो ऐसे ही आप तारक फजल चौधरी साहब लेक्चर दे रहे हैं, इनका लेक्चर बंद हो तो फिर आगे बात करें। हर जमात में ये लोग गए हैं। नहीं, आज अब बोर्ड बात कर रहे हैं, आज अब पार्टी लाइन बात कर रहे हैं, आप देखें ना इसमें प्रॉब्लम है, ये है वफाकी वजीर है, अब जो ये बातें कर रहे हैं ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी है इनकी हुकूमत के एक्शंस के। मिसाल के तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब चौधरी साहब की बात सुन रहे थे जी। मिसाल ये जो तारक फजल चौधरी साहब ने बातें की हैं, फिर या तो ये काबीना में नहीं है या फिर इनको पता ही नहीं कि हुकूमत में क्या हो रहा है और किस तरह से फैसले हो रहे हैं, और यही एक प्रॉब्लम है। आप देखिए मसलन इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लॉ की बात की है तारक फजल चौधरी साहब ने। जब अकाउंटेबिलिटी लॉ के ऊपर तमाम पार्लिमानी सरबराहान को बुलाया गया, उनसे अकाउंटेबिलिटी लॉ के ऊपर तजावीज़ मांगी गई, डिस्कशन की गई, और अगले दिन आपने चेयरमैन नैब जो है वो अपॉइंट कर दिया, और उसमें आपने बाकी पार्टीज़ को कंसल्टेशन भी नहीं की। खैर वो एक अलग प्रोसेस है। तीनों पार्टीज़ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों का कंसेंसस था कि ये जो मौजूदा लॉ है ये सर्व नहीं कर रहा और नया लॉ चाहिए। लेकिन तीनों को ऊपर हुकूमत ने और मिल मिला के फिर कर दिया कि जी हमारा अपना बंदा लग जाए, अल्लाह खैर से अल्लाह, बात खत्म हो गई। तो जब तक आप कैबिनेट फंक्शनल ना करें, जब तक आप पार्लियामेंट को फंक्शनल ना करें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म नहीं होंगे। और बुनियादी जो सुकम है इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत का वो है ही ये कि हमारी पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है और हमारी कैबिनेट फंक्शनल नहीं है। एंड आई थिंक इसमें ऐड कर दें कि जमहूरियत पार्टी इसके अंदर भी नहीं है और थर्ड टियर में भी नहीं है, बट दैट्स माय ओपिनियन। जमहूरियत स्ट्रक्चर्स नहीं है पार्टीज का, दैट्स माय ओपिनियन। ओके कसूरी साहब, ये जो अकाउंटेबिलिटी का मसला है, ये आप जितने पुराने क्लिप्स, आप तो सोशल मीडिया पे सब कुछ मिलता है, अकाउंटेबिलिटी के वही नारे जो 90 में भी लग रहे थे, जो पहले भी लगते रहे, अब फिर वही लग रहे हैं। एब्डो का कानून या जो भी हो, ये अकाउंटेबिलिटी का मसला किसने हल करना है? देखें, ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ही करती है एंड उनकी जिम्मेदारी भी है, आईनी जिम्मेदारी भी है। देखिए बात ये है कि अभी आपने तारीख के रेफरेंसेस दिए, यू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। हिस्ट्री का बुनियादी मकसद पढ़ने का, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस, इट इज़ अ स्टोरी फ्रॉम वेयर यू ड्रॉ लेसन्स। तो चीज़ ये है कि मियाँ साहब ने तारीख से सीखा नहीं है। अब भी पूरी जिम्मेदारी इन पर है। अगर इन्होंने अपने पत्ते सेंसिबली ना खेले और इसी तरह ये कन्फ्रंटेशन पर चलते रहे जैसे कि जा रहे हैं, तो जमहूरियत का तसलसल और निज़ाम के कायम रखने में इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये टकराव हो गया, देखिए अगर ये टकराव हो गया जो कि नजर आ रहा है, मुझे इनएविटेबल नजर आ रहा है, और मुझे ये आप 12 अक्टूबर के बाद मुझे एक और अक्टूबर नजर आ रहा है, तो मुझे ये है कि अगर इन्होंने ना सीखा माशरा नहीं आएगा। बट देखिए आर्टिकल 5 जो क्या कहता है, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी सिटीजन, हर शहरी की वफादारी जो है वो है रियासत के साथ और ओबीडियंस आइन के साथ है। और वफादारी और ओबीडियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वफादारी आसमान है तो ओबीडियंस ज़मीन है। और अगर किसी वक्त ऐसे हालात आ जाए, क्राइसिस सिचुएशन हो जाए कि आइन और रियासत आमने सामने हो जाए, तो किसके साथ स्टैंड करेंगे? आइन के साथ करेंगे या रियासत के साथ? और इन्हीं आइनी जमीनों में हमने आधा मुल्क 1971 में तोड़ दिया, और आज सवाल उठता है क्या हमारा 19
क्योंकि वो हमारी रियासत का हिस्सा ही ना रहे। तो मुझे ये डर लग रहा है कि यहाँ एक क्राइसिस सिचुएशन है, और क्राइसिस सिचुएशन में आर्मी जो है वो जहाँ एक्सटर्नल थ्रेट उनका डोमेन है, इंटरनल थ्रेट भी उनका डोमेन है। दे माइट मुझे 2018 के इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। सर ये 2018 के इलेक्शन कुछ लोगों को होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन 2013 के इलेक्शन में भी ये बात कही गई थी कि शायद इलेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब आपको लगता है, आपको डर लग रहा है ऐसा? मुझे कोई ऐसा डर नहीं लग रहा जी। इस वक्त मुल्क जितना आगे जा चुका है, कौम हमारी जितनी आगे जा चुकी है, जितना आप लोगों ने उसको शऊर दिया है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल को रोका जा सकता है। ये जो चीज़ें जिनकी निशानदेही की गई है, कभी गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाती है, अभी आज प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम में था, कहा गया जी कि गवर्नमेंट कोई बेयकीनी की कैफियत है और कन्फ्यूजन है। कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंतहाई मेहनती, क्योंकि डॉक्टर साहब वक्त बिल्कुल खत्म है। सेम क्वेश्चन टू फवाद चौधरी साहब। मिनिस्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, काबीना काम कर रही है। बिल्कुल पाकिस्तान में देखें बड़ी जबरदस्त रेवोल्यूशन हो गई है, और पाकिस्तान के मुरवजा आइन और कानून के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। जी फवाद चौधरी साहब। देखिए बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि कोई पाकिस्तान में सवाए उसके कि जिनका इलेक्शन में कोई चांस नहीं है, जितने लोग आप देखेंगी कि जिनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शनों में हमारा ज़ीरो चांस है, वो सारे यही कह रहे हैं कि बस जी पाकिस्तान में हुकूमत गई और कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। ना पाकिस्तान में किसी में ये कैपेसिटी है फ्रेंकली इस वक्त सिस्टम डीरेल करने की, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो हम बहुत आगे चले गए हैं, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क के हवाले से हमारा कोई कंपेयर, हम तो यहाँ पे